चैनल। अभी जो अपन डिस्कशन में लेने वाले हैं वो है निधि कंपनीज। निधि कंपनीज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 28 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसका सेक्शन 406 जो है वो पूरा क्या कवर करता है? निधि कंपनीज को कवर अप करता है। निधि कंपनीज में अमेंडमेंट भी आए थे, मैंने नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले सकते हो, उसमें अमेंडमेंट भी कवर है और अभी लेक्चर में भी अमेंडमेंट भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये रिवीजन लेक्चर आएगा तो उसमें बहुत स्पीड पकड़ने वाली होगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो है वो निधि कंपनीज, वैसे अपना कंपनीज एक्ट 2013 है, लेकिन जो रूल्स आए थे वो कब आए थे? निधि कंपनी रूल्स 2014 में आए थे, जो फर्दर अमेंडेड हुए थे 2017 में, लेकिन उनकी इफेक्टिव डेट जो थी वो थी 15 अगस्त 2019, यानी 15 अगस्त 2019 को वो इफेक्ट में आया। भले ही ये जो अपन अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं वो 2017 का जो कंपनीज एक्ट था उसमें आ गए थे, लेकिन इफेक्टिव डेट उनकी है 15/8/2019, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो डिफाइंड था कि निधि कंपनीज कौन सी होती है? ऐसी कंपनीज जो अपने मेंबर्स को क्या करती है? लोन देती है और मेंबर्स से ही लोन डिपॉजिट बोलते हैं इसको, डिपॉजिट क्या कर सकती है? रिसीव कर सकती है ओनली फ्रॉम मेंबर्स में कल्टीवेट करने के लिए सेविंग की हैबिट को ये वाली कंपनीज को क्या किया था? इंट्रोड्यूस्ड किया था, ठीक है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसी कंपनीज जो कि नोटिफाइड है ऑफिशियल गैजेट में एज निधि कंपनी, वो ही निधि कंपनीज है, ठीक है। 1956 का जो एक्ट था जिसमें 620 जो सेक्शन था उसमें जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो तो निधि कंपनी है। दूसरी कंपनी जो कि 620 सेक्शन में अप्लाई नहीं करने के बावजूद लाइन ऑफ बिजनेस सेम वही फंक्शंस कर रही है जो कि 620 का जो सेक्शन है उसमें डिफाइंड है, ठीक है। और थर्ड जो है वो है कि ऐसी कंपनीज जो कि 406 सेक्शन में डिफाइंड है 2013 के एक्ट में, बट फाइनली एक कंपनीज और है या तो जो वैसा फंक्शन कर रही है या जिन्होंने एप्लीकेशन दिया पर पेंडिंग एप्लीकेशन है, या फिर जो 620 में 1956 के एक्ट में या 406 में 2013 के एक्ट में डिफाइंड है वो निधि कंपनीज। और अभी जो अमेंडमेंट होके आया, देखो अमेंडमेंट होके क्या आया, अभी अमेंडमेंट होके आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो कंपनीज है वो उसी तरह का फंक्शन कर रही है जिस तरह का निधि कंपनीज करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उन कंपनीज को भी क्या बोल सकता है? निधि कंपनीज बोल सकता है, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन कंपनीज को नोटिफाइड कर सकता है, फिर उनके ऊपर सारे वो रूल्स लगने वाले हैं जो कि निधि कंपनीज के ऊपर लगते हैं, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसमें 406 में। अब निधि कंपनीज तो है, ठीक है। अब एक नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर्म वो है NDH4 नाम से। NDH4 जो फॉर्म है वो बताता है कि हर साल कंपनी जो है वो अपडेट करेगी अपने आप को, अपडेशन ऑफ स्टेटस के हमने वो सारे काम किए जो कि हमारे निधि कंपनीज के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें बता रखे हैं, ठीक है। वही सारे काम हमने कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो NDH फॉर्म है उसका सिनेरियो कैसा है? देखो NDH4 जो फॉर्म है उस एक तो रहा एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए और एक रहा ऐसी कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेट बाद में होगी, ये रूल्स आने के बाद में, ठीक है। तो पहले अपन डिफाइन करते हैं ऐसी कंपनीज जो कि रूल्स आने के बाद में इंट्रोड्यूस होने वाली है, मतलब इनकॉर्पोरेट होने वाली है। अगर बाद में रूल्स आने के बाद में वो इनकॉर्पोरेट हुई है तो उनके लिए बोला है कि विद इन 60 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन और टाइम एक्सटेंडेड बाय रीजनल डायरेक्टर, जो भी टाइम हो आपको तब तक क्या करना है? NDH4 फॉर्म फाइल करना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन और जो एक्सटेंडेड टाइम है आगे है। दूसरा आ जाता है ऐसी कंपनीज जो कि एग्जिस्टिंग कंपनीज है, तो उनके लिए क्या बोला है? एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए बोला है, ये रूल 3 चल रहा है अपना, ठीक है, सॉरी 3A चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए बोला है ऐसी कंपनीज जो या तो इनकॉर्पोरेट हुए उनको 1 साल हो जाए या फिर 6 महीने फ्रॉम द रूल्स, जब रूल आया था उसके 6 महीने में वो क्या करते? फाइल करते, विच एवर इज लेटर जो डेट आएगी उसमें वो फाइल कर दे क्या? NDH4 फॉर्म। फॉर एग्जांपल देखो मेरी जो कंपनीज थी, मेरी कंपनी जो आई थी वो आई थी, सपोज रूल्स आए थे 15 अगस्त को, मेरी कंपनी आई थी जनवरी को, ठीक है, जनवरी 2019 को। अब जनवरी 2019 से 1 साल कंप्लीट हो ही नहीं रहा है कंपनी का, तो अब जनवरी 2019 से 1 साल कब कंप्लीट होगा? दिसंबर में। देखो जनवरी से जो 1 साल कंप्लीट होगा
सॉरी 1 year एंडेड फ्रॉम द 1 year फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, तो जनवरी से जो उसका 1 साल कंप्लीट होगा वो वाली डेट देख लेते हैं। और फिर इनको 15 अगस्त 2019 को ये अपना इंट्रोड्यूस हुआ था रूल, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हें 6 महीने काउंट कर लो। फिर जो भी लेटर वाला डेट आएगा वो वाला डेट क्या माना जाएगा, वो वाला डेट माना जाएगा अपना कि इस डेट तक आपको एनडीए कोर फॉर्म फाइल करना है। मैं डेट्स लेके इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि कोविड-19 अभी ये जो रूल आया था, कोविड-19 की वजह से कुछ इसमें एग्जाम्पशन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी डेट लेके इसको डिफाइन नहीं कर रही, बस अपने को जो मेन अपना जो प्रोविजन है वो अपने को याद रखना है, ठीक है। अब आ जाता है इसके अंदर कंपनी बिफोर, अगर आपने एनडीए कोर फॉर्म फाइल नहीं किया तो क्या होगा, तो होगा ये कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। कौन कौन से 2 फॉर्म, पहला फॉर्म तो PAS3 और दूसरा फॉर्म SH7। SH7 जो है वो नोटिस होता है जो रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है ऑल्टरेशन ऑफ द कैपिटल के लिए, और PS3 फॉर्म जो होता है वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का होता है। ये दोनों ही आप फॉर्म लेके आ ही नहीं सकते, फॉर्म भर ही नहीं सकते जब तक कि आप NH4 वाला जो NDH4 वाला जो फॉर्म है वो नहीं भर देते तब तक, ठीक है। वो जब तक फाइल नहीं कर देते तब तक। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इसमें एक फीस भी होती है, आपको फॉर्म के साथ में फीस भी फाइल करनी है, ठीक है। तो यहाँ जो फीस आपको फाइल करनी है उसमें ऐसा है, ऑफिस एंड फीस रूल्स, आपको पता होगा फीस जो डिफाइन होती है कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 में जो डिफाइंड है उतनी फीस, लेकिन आपको फीस तब नहीं लगेगी जब आपने 6 महीने जो कंप्लीट हो रहे थे इस रूल के आने के, तब तक ही आपने अगर फाइल कर दिया ये फॉर्म तो इस फीस से आपका एग्जामिशन है, आपको फीस नहीं लगेगी ये वाली, ठीक है। ये वाला अपना पूरा फॉर्म था। ये जो नोट्स थे मेरे हैंड रिटन सिर्फ 3 पेज के हैं और चार्ट्स भी इसमें, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगी इसका। फिर जाता है, हाँ इसमें और क्या क्या चेंजेस हुए थे, अभी एक बार चेंजेस सारे खत्म कर देते हैं। अब इसमें एक चेंजेस थे कि रूल 5, वैसे रूल 5, 7, 12 और 23 में भी चेंजेस है, बट वो रूल्स जो है वो अपने स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, मतलब स्टडी मटेरियल में पूरा निधि कंपनीज कवर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, स्टडी मटेरियल में मिसलेनियस प्रोविजन में निधि कंपनीज कवर है, जबकि कंपनीज एक्ट का ये चैप्टर अलग है, चैप्टर नंबर 28 है, जबकि मिसलेनियस चैप्टर नंबर 29 है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे, सॉरी चैप्टर नंबर 26 है, तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 26 करके एक अलग से चैप्टर है निधि कंपनीज का, 406 सेक्शन है, वो पूरा डिफाइंड है, ठीक है। उसमें से ब्रांच से रिलेटेड प्रोविजन, लोन की लिमिट से रिलेटेड प्रोविजन वो कुछ अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस नहीं किए। अब उसमें जो अमेंडमेंट आए थे, अमेंडमेंट सिंपल सा था कि जहां जहां आरडी को पावर थे वहां सीजी को पावर दे दिए थे, ठीक है, ऐसा छोटा मोटा अमेंडमेंट था। पर जब वो रूल ही अपने नहीं पढ़े तो अब वो पावर किसको दी किसको नहीं दी वो अमेंडमेंट अपन पढ़ नहीं सकते, वैसे वो आरटीपी में है लेकिन वो अपने पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं ये रूल 5, 7, 12 और 23 के जो अमेंडमेंट है वो किसी काम के नहीं, इसलिए मैं उसको हटा रही हूँ, अभी अपन डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें जो अमेंडमेंट है, पब्लिक कंपनी ही निधि कंपनी बन सकती है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। और साथ में ये भी लिखा है कि हर निधि कंपनी को अपने नाम के आगे, यहाँ पे आपको डेफिनेशन में पता होगा, निधि एंड म्यूचुअल बेनिफिट वाली कंपनी, 2 शब्द बोले, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर ऐसी कंपनी को अपने नाम के आगे निधि लिमिटेड लगाना जरूरी है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक जो मेन प्रोविजन था अमेंडमेंट का वो खत्म हो गया। अब अपन सिंपल जो प्रोविजन थे वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, फिर रिस्ट्रिक्शंस, फिर मेंबरशिप की बात करेंगे, ऑडिटर की बात करेंगे, डायरेक्टर की बात करेंगे, डिविडेंड की बात करेंगे, पेनाल्टी की बात करेंगे, चैप्टर ओवर, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं अपन रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो पेड अप कैपिटल 5 लाख रहनी ही चाहिए, और पेड अप कैपिटल सिर्फ इक्विटी अलाउड है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो निधि कंपनी है वो नहीं कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू ही नहीं कर सकते, डिबेंचर इशू ही नहीं कर सकती है, ठीक है। किसी भी कंपनी में जो ये इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी फुली पेड अप होनी चाहिए और 5 लाख मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है नेट ऑन फंड्स, यानी खुद का जो फंड है कितना रखना है, 10 लाख। मतलब वो डिपॉजिट तो आप मेंबर से लोगे लेकिन आपका खुद का भी तो फंड होना चाहिए, तो आपका खुद का फंड कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 लाख आपका खुद का फंड होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेट ऑन फंड को भी डिफाइन किया है। सबसे पहले पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसमें से जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, जो भी इंटेंजिबल्स है उसको लेस कर देंगे तो नेट ऑन फंड्स आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज अबाउट द रेशियो ऑफ द नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट, नॉट मोर देन 1:20। मतलब आपका जो नेट ऑन फंड्स है और डिपॉजिट है उनका जो रेशियो है 1:20 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। देन अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट, अनइनकम्बर्ड मतलब जिसके ऊपर कोई बर्डन नहीं हो, ठीक है, क्लियर डिपॉजिट,
नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। जितने आपके पास अभी तक आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का पड़ा है अमाउंट, उसमें से 10% एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए, एटलीस्ट जो कि अनइनकम्बर्ड हो, यानी अनबर्डन हो, जिसके ऊपर कोई बर्डन नहीं हो। लास्ट में निधि लिमिटेड लगाना है, ठीक है। और मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, 200 मेंबर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होने ही चाहिए। और ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट देखी थी वो सब आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के 1 साल में ये सारी रिक्वायरमेंट करनी है। इतना डिपॉजिट का रेशियो होना चाहिए, इतनी 5 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, 10 लाख का नेटवर्क फंड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या है, तो अमेंडमेंट आया, इस बार आया वो अमेंडमेंट। क्या क्या आया मैं बता देती हूँ। जैसे आपने 200 मेंबर वाली और 1:20 के रेशियो वाली, ये दो कंडीशन अगर आपने कंप्लाई नहीं की और ईयर एंड के बाद में 30 दिन में आप अप्लाई कर दो किसको, आरडी को। देखो यहाँ पे आरडी लिखा है और कहीं कहीं पर सीजी देखा है मैंने, तो कहीं कहीं नोट्स में, तो अब मुझे भी पता नहीं चला कि यहाँ पे आरडी या सीजी है, यानी रीजनल डायरेक्टर को ही पावर है या ये पावर भी ट्रांसफर हुआ है। वैसे यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर लिखा है, जो मैंने नोट्स पढ़े उसमें से बता देती हूँ कि रीजनल डायरेक्टर जो है उसको आपको अप्लाई करना है। अगर रीजनल डायरेक्टर जो है वो बोल देता है कि आप आगे 1 साल और ले सकते हो और आप कंप्लाई कर लेना ये सारी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि ये सारे ही रूल में से कुछ भी कंप्लाई नहीं हुआ, आपका 1 साल इनकॉर्पोरेशन का खत्म हो गया, तो अब जो सेकंड ईयर है शुरू होगा तब आप फर्दर डिपॉजिट नहीं ले सकते, फ्रेश डिपॉजिट वापस इश्यू नहीं कर सकते जब तक कि आप ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई ना कर लो। इवन आपके ऊपर पैनल प्रोविजंस भी लग सकते हैं। ये दोनों ही लाइन अमेंडमेंट के बाद आई, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है, हाँ, हर निधि कंपनी को एनडीएस 1 फॉर्म फाइल करना होता है, जिसमें उसको बताना होता है कि उसने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट की है 1 ईयर कंप्लीट होने के 90 डेज में, ठीक है। शेल फाइल रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर्म एनडीएच 1 लेस देन इक्वल टू 90 डेज ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 90 दिन के बराबर या 90 दिन से कम टाइम लेके उसको क्या फाइल करना है, मतलब 90 दिन से पहले फाइल कर दिया चलेगा पर 90 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, आपको 90 दिन में तो फाइल करना ही है। क्या, एनडीएच 1, जिसमें क्या होता है ना, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। जो ऊपर वाली सारी रिक्वायरमेंट है ना, उनके लिए आपको एनडीएच 2 फॉर्म फाइल करना है, जिसमें आपको ये बताना है कि सारी जो कंप्लायंसेस वाली रिक्वायरमेंट है एनडीएच 2 में बताना है कि वो सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन जनरल रिस्ट्रिक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो रखा है अब चिट फंड। देखो रिस्ट्रिक्शन मतलब कहाँ कहाँ अपन पैसा नहीं लगा सकते हो, कैसी किसी कंपनी नहीं बना सकते, चिट फंड, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, किसी और कंपनी को एक्वायर करना, किसी और कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज को लेना, ठीक है। उसके अलावा डेप्ट इशू करना, प्रेफरेंशियल इशू करना, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करना, एडवर्टीजमेंट करना डिपॉजिट इशू के लिए। आपको जब जनरल पब्लिक में अपना डिपॉजिट देना ही नहीं है तो फिर आप एडवर्टीजमेंट किस बात का कर रहे हो, ब्रोकरेज लेना, आपके डिपॉजिट के रिगार्ड्स में कमीशन लेना, वो भी अलाउड नहीं है। ये सारे रिस्ट्रिक्शन है। अब जो इंपॉर्टेंट एक रिस्ट्रिक्शन है रूल 6 में जो बार बार पूछते हैं, लॉकर फैसिलिटी। पहली बात तो मेंबर को दे सकते हो, दूसरी बात रिस्ट्रिक्शन है कि जो लॉकर फैसिलिटी आपने दी है उसका जो रेंट आ रहा है वो टोटल ग्रोस इनकम के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है जनरल रिस्ट्रिक्शन के बाद में, हाँ ये सारे जनरल रिस्ट्रिक्शन थे, सिंपल पॉइंट्स हैं। अब अपन आ जाते हैं रूल 8 जो इंपॉर्टेंट है, मेंबरशिप वाला, ठीक है। देखो नोट्स मैंने चार्ट फॉर्म में दे रखे हैं, अच्छे नोट्स से पता चल जाएगा। मेंबरशिप में 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, 200 से कम मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रस्ट को आप मेंबर नहीं बना सकते। और थर्ड पॉइंट है, माइनर को मेंबर नहीं बना सकते लेकिन उसका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है, अगर उसके गार्जियंस, लीगल गार्जियंस जो है वो इस में निधि में मेंबर है। अगर इस निधि कंपनी में अगर उसके गार्जियन के पेरेंट्स, लीगल पेरेंट्स जो है वो मेंबर है और वो डिपॉजिट देते हैं उसके लिए, तो फिर आप डिपॉजिट माइनर का एक्सेप्ट कर सकते हो, पर माइनर कभी मेंबर नहीं बन सकता। फिर आ जाते हैं रूल 18, डिविडेंड। डिविडेंड कितना अलाउड है, 25% से ज्यादा का डिविडेंड अलाउड नहीं है। 25% शेयर कैपिटल से ज्यादा का डिविडेंड अलाउड नहीं है, लेकिन 25% से ज्यादा का तब अलाउड हो सकता है जब कौन, या तो आपको रीजनल डायरेक्टर हाँ कर दे, आप लिखित में उसको रीजन लिख के दो, रीजन इन राइटिंग प्लस आरडी अप्रूव द हायर परसेंटेज, और प्लस आपने किसी भी डिपॉजिट जो मेच्योर है उसको रीपे करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया। सारे अभी तक के जो मेच्योर डिपॉजिट है वो रीपे हो गए हैं, रीजन राइटिंग में लिख के दे दिया और आरडी ने आपको हाँ कर दिया, आपने आरडी को अप्लाई कर दिया, तो फिर 25% से ज्यादा का डिविडेंड अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे डायरेक्टर, रूल 17। कौन डायरेक्टर बन सकता है,
देखो इसमें डायरेक्टर में ये लिख रखा है कि जिसने 152 सबसेक्शन 4 वाली जो अपने कंपनी एक्ट में बता रखी है वो वाली सेक्शन की रिक्वायरमेंट यानी डीआईआर एक्ट में डिक्लेरेशन फाइल करना है कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हूँ, वो भी इसमें अप्लाई होगा। साथ में 164 में वो डिस्क्वालीफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए, उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सारी भी उसमें अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, ये सारा लगेगा उसके ऊपर, तो ही वो डायरेक्टर बन सकता है निजी कंपनी का, ठीक है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, वो कितने टाइम के लिए बन सकता है, मैक्सिमम 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से ज्यादा अगर उसको बनना है तो 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लगेगा, मतलब आफ्टर सीजेशन ऑफ 2 ईयर्स फिर वो वापस सब्सिक्वेंटली रीअपॉइंट हो सकता है। ये था डायरेक्टर का प्रोविजन। अब आ जाते हैं ऑडिटर के ऊपर। ऑडिटर का कितना टेन्योर रहने वाला है, 5 ईयर्स का रहेगा एक टर्म। वो कितने कॉन्टिन्यूस टर्म तक बन सकता है ऑडिटर, 2 टर्म्स तक, मतलब मैक्सिमम 10 ईयर्स तक। उसके बाद में वापस उसका भी कूलिंग ऑफ पीरियड कितना चलेगा, 2 साल का। इसमें कूलिंग ऑफ पीरियड अलग है, बाकी समय अपन 3 साल देखते हैं, वहां पे 5 साल देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है 2 ईयर्स है, ठीक है। यहाँ पे 2 ईयर्स ही है दोनों में, डायरेक्टर और ऑडिटर में, तो कूलिंग ऑफ पीरियड 2 ईयर्स का। अब ये ध्यान रखना, वहां पे डायरेक्टर में सीधा 10 साल बोला है और यहाँ पे 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स बोला ऑडिटर में, ठीक है, सिंपल है। ऑडिटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर ऑडिटर क्या करेगा, सर्टिफिकेट देगा। बाकी तो ऑडिटर क्या करा था, अपने को हमेशा रिपोर्ट देनी होती है एज एन ऑडिटर, पर यहाँ पे ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा कि निधि कंपनी ने सारे जो भी कंप्लायंसेस थे वो कंप्लाई किए हैं, सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। अब अगर फाइनली एक प्रोविजन देख लेते हैं कि निधि कंपनी जो है वो कोई भी प्रोविजंस कंप्लाई नहीं करती है तो क्या उसके ऊपर पेनाल्टी है, 5000 की पेनल्टी, और अगर कंटिन्यूस फेलियर वाला कोई भी प्रोविजन उसने कंप्लाई नहीं किया तो 500 पर डे वाली पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। एक 2 अमेंडमेंट बहुत सिंपल है, बता देती हूँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जरूरत है, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। कोई पर्सन जिसको डिपॉजिट नहीं मिल रहा है, वो किसी वजह से परेशान है, एग्रीड है, कहाँ जाके अप्लाई करेगा, एनसीएलटी में। ये दोनों भी लाइन अमेंडमेंट के बाद है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, निधि कंपनी चैप्टर नंबर 26 of the Companies Act 2013 सेक्शन 406 अमेंडमेंट 2017 में आया था। निधि रूल्स में अमेंडमेंट आया था, जो अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ था 15/8/2019 को। ऐसे होता है कि अमेंडमेंट मतलब एक साल बाद, इसमें पहली बार ऐसा देखा है कि इफेक्टिव डेट एक साल बाद आ रही है अमेंडमेंट की, सॉरी इफेक्टिव डेट मतलब अमेंडमेंट जो पहले अमेंडमेंट तो हो गया लेकिन उसको एप्लीकेबल एक साल बाद किया हुआ इधर। 406 सबसेक्शन 1 में निधि कंपनी जो कि म्यूचुअल निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट, मैंने जहां जहां निधि बोला म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी साथ में लेकर चलना, ठीक है। निधि और म्यूचुअल फंड सोसाइटी means object of cultivating the habits of the thrifts and savings among its members for their mutual benefits which comply rules made by the central government। वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सच क्लास ऑफ कंपनीज के लिए रूल जो डिफाइन किए वो सारे कंप्लाई करें। अमेंडमेंट आया था रूल 3 डीए में कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट में ये बता सकती है कि ये सच क्लास ऑफ कंपनीज जो है वो निधि कंपनी है, अगर वो उसी टाइप का फंक्शन करी तो। देखो इसमें एक बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोविजन को एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए, या किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को मॉडिफाई कर सकती है, एक्सेप्शन में रख सकती है, या फिर उसको अडेप्टेशन दूसरी तरह से अडेप्ट करना, ये सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। किसी कंपनी के लिए अगर वो कंपनी उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इनमें से किसी भी एक प्रोविजन को अप्लाई करना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको उस चीज से एग्जाम्पशन दे सकती है, ठीक है। अब हमने देखा था कि ये जो NDH4 वाला जो प्रोविजन है वो कहाँ का अप्लाई होता है, NDH4 जो फॉर्म है वो किस किस कंपनीज को क्या करना है, सेंड करना है। तो सारी जो 620 के अंदर आती है 1956 के एक्ट में, या 620 के अंदर जो फंक्शन दे रखा है वो लाइन ऑफ फंक्शन कर रही है, या 620 में जिसने अप्लाई किया था 1956 के एक्ट में लेकिन अभी तक उसकी एप्लीकेशन क्या नहीं हुई है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई, या फिर जो 406 से 2013 में डिफाइंड है, वो सारी कंपनीज को क्या NDH4 फॉर्म को फाइल करना है। अगर न्यू कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो एक्सटेंशन जो आरडी ने दे रखा है और वन within 60 days of the end of the financial year, 1 year of the incorporation, जब end of the 1 year of the incorporation के 60 days में उसको क्या करना है, ये NDH4 फॉर्म फाइल करना है, या फिर कुछ एक्सटेंशन आईडी नहीं दिया हो। और दूसरा बोला था एग्जिस्टिंग कंपनीज को क्या करना है, ये रूल्स आए थे उसके 6 महीने बाद या फिर उसके इनकॉर्पोरेशन के 1 साल बाद, जो भी पिक्चर इस लेटर डेट आ रही है तब तक उसको ये वाला फॉर्म फाइल करना है। 6 महीने में अगर फाइल कर दिया तो रजिस्ट्रार ऑफ फीस वाले जो उसमें प्रोविजन से उसे फीस को एग्जाम्प्ट किया, मतलब फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बाकी फॉर्म तो आपको भरना ही है NDH4। अगर NDH4 फॉर्म नहीं भरा तो फिर आपको 2 फॉर्म जो है वो आप फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने NDH4 फॉर्म फाइल नहीं किया ROC को तो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल वाला PAS3 वाला जो फॉर्म और SH7 वाला जो कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट वाला PAS3 वाला फॉर्म और SH7 वाला फॉर्म जिसमें नोटिस टू ROC ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब ऑल्टरेशन वाला जो फॉर्म है SH7 वाला, और अलॉटमेंट वाला जो फॉर्म है
PS3 वाला, वो दोनों ही फॉर्म आप क्या नहीं कर सकते, फाइल नहीं कर सकते आरओसी के पास में। फिर ऐसा होता है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हर कंपनी को विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर शेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स, इंश्योर दैट क्या करना है, एक तो वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, दूसरा इक्विटी कैपिटल रखना है, पेड फुली पेड अप कैपिटल रखना है, और कितना 5 लाख रखना है, प्रेफरेंशियल अलाउड नहीं है। फिर अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट कितना रखना है, नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। फिर लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, निधि लिमिटेड। फिर नेट ऑन फंड्स जो है वो ₹10 लाख, नेट ऑन फंड्स इतने तो होने चाहिए, नेट ऑन फंड में पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स में से लेस करना है सारे इनकम पर। डिपॉजिट रेशियो कितना रहना चाहिए नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का, नॉट एक्सीड 1:20, और मिनिमम 200 मेंबर्स। अब ये जो मिनिमम 200 मेंबर है और 1:20 वाला है, वो दोनों कंप्लाई नहीं किया तो आप 90 डेज सॉरी अप्लाई कर दो 30 डेज में, किसको, एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, किसको, आरडी को। आरडी चाहे तो 1 साल का एक्सटेंशन दे सकता है। इस सारे रूल्स को कंप्लाई नहीं किया है, 1 साल के बाद भी आपका खत्म हो गया, तो सेकंड ईयर के बियॉन्ड आपको क्या करना है, फिर वो रखा है कोई भी नया वाला फ्रेश जो डिपॉजिट्स है वो तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, साथ में पैनल प्रोविजंस भी आपके ऊपर लग सकते हैं, ठीक है। आपको लेस देन इक्वल टू 90 डेज में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई की है, ऐसा एक फॉर्म फाइल करना है जिसका नाम है NDH1, और आपको कंप्लायंस से सारे किया है, ऐसा एक फॉर्म फाइल करना है लेस देन इक्वल टू 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसका नाम है NDH2। और जनरल रिस्ट्रिक्शन रूल 6 में बता रखे, जिसमें चिट फंड्स have purchase, leasing, insurance, acquisition of the security issued by body corporate, एक्वायर नहीं कर सकते जो भी सिक्योरिटी से बॉडी कॉर्पोरेट की इशू डेप्ट इशू नहीं कर सकते, डेप्ट एक्वायर नहीं कर सकते अनदर कंपनी को, मतलब मर्जर अमाल्गमेशन वाले प्रोविजन के लिए बोल रहा है। इशू एडवर्टाइजमेंट डिपॉजिट के लिए, ब्रोकरेज डिपॉजिट के लिए सब नहीं कर सकते, जनरल पब्लिक को तो आपको डिपॉजिट देना भी नहीं है वैसे भी। और लोकल फैसिलिटी के लिए बोला आप सिर्फ मेंबर को दे सकते हो, रेंट उसका 20% ऑफ द टोटल ग्रोस इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर रूल 8 में बोला, रूल 8 मेंबरशिप 200 मेंबर एट एनी टाइम रहने चाहिए। माइनर जो है वो सिर्फ तभी मेंबर बन सकता है जब उसके गार्जियंस जो है वो इस कंपनी में क्या है, मेंबर है, और वो उसके लिए डिपॉजिट रखते तो डिपॉजिट रख सकते हैं। बाकी सॉरी माइनर कभी मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन उसके गार्जियंस अगर इस कंपनी में मेंबर है तो वो उसके लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रस्ट तो मेंबर बन ही नहीं सकता। फिर आ जाता है रूल 18 में, डिविडेंड 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 25% से ज्यादा की रेट आपको रखनी है डिविडेंड की, तो सबसे पहले आरडी को अप्लाई करो, आरडी हाँ कर दे, रीजन इन राइटिंग लिख के दो, और बोलो कि कोई भी मेच्योर डिपॉजिट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि डिफॉल्ट हुआ है रिपेमेंट में, तो आपको 25% से ज्यादा के डिपॉजिट के लिए हाँ मिलेगा। फिर अच्छा होता है रूल 17 में, डायरेक्टर कौन बन सकता है, जिसमें 152 सबसेक्शन 4 में जो डिक्लेरेशन होता है DIR 8 में वो लिख के दिया है कि मैं सारे डिक्लेरेशन की मैं कंप्लाई करता हूँ सारी रिक्वायरमेंट एज ए डायरेक्टर बनने की, और साथ में 164 में वो डिस्क्वालिफिकेशन कोई अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टर बन सकता है कितने टाइम तक, मैक्सिमम 10 इयर्स तक। फिर कितने कूलिंग ऑफ पीरियड 2 इयर्स का। ऑडिटर बन सकता है 5+5 यानी 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स तक बन सकता है, कूलिंग ऑफ पीरियड 2 इयर्स का। ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया गया है, ठीक है। और इस सर्टिफिकेट, ठीक है। पेनाल्टी कितनी है, 5000 की, अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है तो 500 पर डे, अगर क्या है कंटिन्यूस कोई भी ऐसा प्रोविजन है जो कंटिन्यूस नेचर का कंप्लाई नहीं हो रहा है, पर डे 500 लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है स्पेशल ऑफिसर को, अगर उसको लगता है कि ये फ्रॉड है या फिर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और साथ में अगर कोई एग्जीक्यूटिव पर्सन है तो अपील किसके सामने अपील कर सकता है, वो NCLT के सामने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये वाले अपने सारे प्रोविजन किसके, नीडी कंपनीज के। इसमें रूल 18 डिविडेंड, रूल 17 डायरेक्टर, रूल 8 मेंबर्स, NDH 4 फॉर्म जो अभी आया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।